जी हां, मुझे शिंदे ना समझ लेना। नीतीश की बीजेपी को चेतावनी। निशांत को आगे करके खेल गए नीतीश। ध्वस्त हुई मोदी शाह की रणनीति। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 3 दिनों की अहम गतिविधियों के बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को मानो चेतावनी देने पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को कि मुझे एकनाथ शिंदे समझने की गलती मत कर बैठना। आखिर नीतीश के बेटे निशांत ने जो इस मुद्दे को उठाया है, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रहार करते दिख रहे हैं, उसके मायने क्या हैं? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के जरिए जो फैसले बिहार को लेकर के लिए जा रहे हैं, उससे न सिर्फ असंतुष्ट हैं बल्कि नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार की खामोशी किसी बड़े संकेत की तरफ ले जा रही है? आखिर नीतीश कुमार को अपने पार्टी के लोगों के बीच में यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि मुझे वो शिंदे कहने समझने की गलती ना कर बैठें? दोस्तों, विस्तार से आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि एक पहलू के आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, आपने देखा कि 26 फरवरी का दिन बिहार में विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले, 7.5-8 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें कोई अचरज की बात नहीं, पर अचरज वाली बात यह रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में चुप्पी साधी, क्योंकि बीजेपी ने अपने ही 7 विधायकों को मंत्री बना दिया और नीतीश की खामोशी सबको चौंका गई। हालांकि दोनों पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनने के पहले जो फॉर्मूला तैयार हुआ था वो यही था कि प्रति 3-4 विधायक पर एक मंत्री होंगे। चूंकि बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं, बीजेपी के अभी 80 विधायक हैं, इस फॉर्मूले के तहत जेडीयू के 13 मंत्री पहले से हैं, लेकिन बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री ही थे। इसलिए बीजेपी 6 मंत्री और बना सकती थी। लेकिन दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ राजस्व मंत्री भी थे, उनका बीजेपी ने इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह किसी और को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। कायदे से देखा जाए तो इसमें कोई रार वाली बात नहीं थी, पर सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में बीजेपी और जेडीयू के बीच इस तरह का समझौता हुआ था? और अगर ऐसा समझौता हुआ था तो अब तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ था? दोस्तों, पेच कहां फंसा हुआ था? दाल में कुछ काला नहीं, बहुत सारे ऐसे काले कंकड़ पत्थर दाल में जो दांत के नीचे पड़ने के बाद में मजा बदमजा कर गए, और नीतीश के साथ यही हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने खामोश रह करके और अपने लोगों के माध्यम से निशांत कुमार को आगे करके दरअसल ये कहलवा दिया कि साहब, मुझे महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे समझने की गलती मत करना। दोस्तों, ये बहुत साफ है कि नीतीश कुमार के लिए कोई मजबूरी नहीं थी कि उन्हें 7 नए मंत्री केवल बीजेपी के ही बनाने थे, क्योंकि जैसे अब तक नीतीश कुमार बीजेपी के विधायकों को मंत्री नहीं बना रहे थे, वैसे चाहते तो अब भी नहीं बनाते, या बनाते तो कुछ जेडीयू के लोगों को भी इसमें शामिल कर देते, मगर ऐसा नहीं किया। शायद यही वजह है कि कहा जा रहा नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और नीतीश कुमार को बीजेपी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसी भूमिका में लाने का प्लान तैयार कर चुकी है। नीतीश का हश्र वही होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ और अभी भी हो रहा। दोस्तों, इस किस्म की चर्चाओं ने और तेजी पकड़ी। दोस्तों, करीब करीब ये सभी मानकर चल रहे हैं कि बिहार में नीतीश को डाउन करके बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में आने की तरफ न सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि मजबूत भी हो रही है। सच ये भी है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर हावी होने की रणनीति बनाती है, उनको अमल में लाती रही है। सबको पता है कि बीजेपी ऐसा महाराष्ट्र में कर चुकी है, बिहार में भी मौके की तलाश में है। और आंकड़े बताते हैं कि 20 वर्ष पहले जिस जेडीयू के बीजेपी से दोगुना से ज्यादा मंत्री सरकार में रहते थे, वो गणित पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दोस्तों, अगर बात बिहार में मंत्रिमंडल में बीजेपी के नीतीश के सामने दबंगई दिखाने की करें, जिसे आप कह सकते हैं दबंगई भी कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वर्चस्व भी कह सकते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 7 खाली पदों पर अपने पास रखने की बात कही और ऐसे में नीतीश और उनके विधायकों को साइडलाइन कर दिया। तो आपको बताऊं कि पहले इसका परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए। साल 2020 में जेडीयू के 19 मंत्री थे, बीजेपी के 7 थे।
साल दर साल जदयू के मंत्री घटते चले गए, बीजेपी के बढ़ते चले गए, और जदयू और बीजेपी में किसी तरह की शर्त थी तो आज तक उसे लागू करने का इंतजार क्यों किया गया? जाहिर है अब तक नीतीश कुमार भारी पड़ते हुए दिख रहे थे। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार में जदयू के हैं और बीजेपी के 21 हो चुके हैं। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि इस तरह मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी का महत्व कम होगा तो कल उनका भी महत्व कम हो जाएगा? जब बिहार में बीजेपी के मंत्री अधिक होंगे तो टिकट बंटवारे में भी उनको एज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश का खामोशी से बीजेपी की सारी चालों पर चुप रहना और उस पर सहमति दे देते रहना नीतीश की रणनीति का हिस्सा है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं क्योंकि नीतीश को बीजेपी कभी शिंदे नहीं बना सकती है। यह इसलिए क्योंकि नीतीश इस बात को बहुत पहले से समझते आ रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अपना सेफ गार्ड तैयार कर रखा है। दोस्तों, अब जल्द ही जो स्थिति सामने आएगी उससे आपको भी साफ हो जाएगा। आइए जल्दी से आपको समझाता चलो कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या है जिससे नीतीश डरे हुए हैं, और क्या वाकई नीतीश कुमार को महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे बनाना चाह रही बीजेपी बना सकती है या नहीं? दोस्तों, महाराष्ट्र में जहां शिंदे पहले कम सीटों के बावजूद सीएम रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 में जेडीयू के पास 43 थी, बीजेपी के पास 70 विधायक, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी के पास शिवसेना शिंदे गुट के करीब डबल विधायक थे, फिर भी सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने बनाया। पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटें मिली, अधिक सीटें जीतने में सफल भी हुई। जाहिर है दोबारा सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे दबाव बनाते रहे, पर कोई तरकीब या दबाव काम नहीं आया। इसी तरह बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी कि 2025 में गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। मगर दोस्तों, यह एक अहम सवाल भी है कि क्या नीतीश और एकनाथ शिंदे को एक तराजू पर तौला जा सकता है? यह कहना बहुत आसान है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में एकनाथ शिंदे वाला बर्ताव कर सकती है। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें एक बार नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की तुलना करके देख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार देश के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम पद के दावेदार रहे हैं। आज की तारीख में अगर वो इंडिया गठबंधन में होते तो पीएम पद के दावेदार के रूप में ही होते और शायद पीएम होते। इंडिया गठबंधन का जो रूप आज सामने दिख रहा है उसके पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था। देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना नीतीश कुमार के ही बस में था। जब से नीतीश ने साथ छोड़ा, इंडिया गठबंधन कमजोर होता चला गया। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह किसी की कृपा पर सीएम नहीं बने। अति पिछड़े के रूप में उन्होंने राज्य में एक नया वोट बैंक तैयार किया जिसके बल पर करीब 2.5 दशक से बिहार पर राज कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार के नीचे काम करने के लिए बीजेपी ही नहीं आरजेडी भी मौके के इंतजार में तैयार बैठी रहती है दोस्तों, और आपने देखा है कई मौकों पर। दोस्तों, एक बड़ी सच्चाई है कि आज की तारीख में बिहार में बीजेपी के पास कोई फडणवीस नहीं है। महाराष्ट्र में एक अलग स्थिति है दोस्तों। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पैठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत चेहरा भी रहे। देवेंद्र फडणवीस उसके अपने मजबूत चेहरा थे जो मुख्यमंत्री रह चुके थे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं जिसे बिहार के बाहर भी लोग जानते हों। नीतीश कुमार के आभा मंडल की बराबरी करने वाले नेता और ऐसे नेता ना होने के चलते बीजेपी ने पहले भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस काफी दिनों से सक्रिय रहे। उन्होंने लगातार मेहनत करके बीजेपी और आरएसएस दोनों में अपनी खास जगह बनाई। दूसरी बात यह कि फडणवीस लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने राज्य भर में अकेले कैंपेन किया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं भी उनके द्वारा की गई थी। बिहार में आज भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चमक या सियासी हैसियत नहीं है उतनी। देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले कहीं इनका कद नहीं है। नीतीश कुमार के सामने ये दोनों अभी भी नहीं टिक पाते हैं। एक और चीज यहां ध्यान देना होगा कि महाराष्ट्र में आरजेडी जैसी एक मजबूत पार्टी नहीं थी। बिहार में जैसे एक मजबूत विपक्ष है, वहां महाराष्ट्र की स्थिति ऐसे नहीं थी। कई पार्टियों का वर्चस्व होता है। सबसे बड़ी बात, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी
अजीत अपने अपने फैन फॉलोइंग सबकी है, पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर के भी आरजेडी से मुकाबला करने में जूझना पड़ता है दोस्तों। आरजेडी गठबंधन के साथ में बिहार के अंदर बीजेपी को इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती। 2020 के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, बावजूद इसके कि नीतीश और बीजेपी गठबंधन में थे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 75 सीटें, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में 2020 के चुनाव में एनडीए जिन मुश्किलों से गुजरी थी, एनडीए जिन मुश्किलों से पार पाने के लिए महागठबंधन से ऊपर जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अकेले दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अब उसकी कलाई खुलती दिख रही है। बिहार में बीजेपी को नीतीश के साथ रहते हुए नीतीश कुमार के नीचे रहना होगा। यह अभी भी बिहार में मजबूरी है बीजेपी की मजबूरी है कि आरजेडी वहां एक सशक्त विपक्ष के रूप में है। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर है। जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास मात्र 6 विधायक की बहुमत से ज्यादा हैं। मतलब साफ है, बीजेपी को आरजेडी से मुकाबले में खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को आगे रखना ही होगा। और ऐसे में बिहार की राजनीतिक स्थिति परिप्रेक्ष्य महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीतिक स्थिति दोनों बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का निशांत कुमार को आगे करके बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए ऐलान करने की बात करना, या नीतीश कुमार का अपने नेताओं के बीच में कहना कि मुझे एकनाथ शिंदे समझने की गलती मोदी और शाह नहीं करें, मैं एकनाथ शिंदे नहीं हूं। जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा दोस्तों कि बिहार में इतना सामंजस्य नहीं है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, जैसा दर्शाने की कोशिश की जा रही है, जैसा मंचों पर आप देख रहे होंगे, जैसा मोदी के साथ में नीतीश कुमार करते हुए दिखाना चाहते होंगे। अंदर खाने जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां वही हैं जिसके बारे में पिछले 2 महीनों से आप उन मीडिया हाउसेस के अलावा दूसरी जगहों पर खबरें देख रहे हैं। उन मीडिया हाउसेस पर आपने ऐसी खबरें नहीं देखी होंगी जिनके ऊपर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने का आरोप लगता है, मगर निष्पक्ष मीडिया में, चाहे वो डिजिटल हो या दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म हो, आपने उन पर वो खबरें देखी हैं। और इसीलिए नीतीश की ये चेतावनी बीजेपी के लिए न सिर्फ नीतीश के नजरिए से जरूरी है, बल्कि बीजेपी के नजरिए से भी जरूरी है, एनडीए के नजरिए से जरूरी है। क्योंकि चीजें अगर फिसली तो नीतीश पाला बदलने में देर नहीं करते। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप दूसरों को भी जागरूक करें, वीडियो को, खबर को उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।